नमस्कार, एक बार फिर से स्वागत है आपका उत्तराखंड एग्जाम गुरु में। उत्तराखंड एग्जाम गुरु में हम निबंध लेखन से संबंधित एक वीडियो और लेके आए हैं। यह रिव्यू है एक निबंध लेखन का। ये राज्य के लिए भू कानून की आवश्यकता पर एक निबंध लिखा गया है एक दर्शक के द्वारा। आप देख सकते हैं। आज हम इसका एक सूक्ष्म मूल्यांकन करने का प्रयास करेंगे। और ये जो ऐसा टॉपिक है, थोड़ा ज्वलंत मुद्दा है, तो इस पर जब लिखते हैं निबंध आप, तो बहुत सोच समझ के इसका चयन करना आवश्यक है। चलिए, इन्होंने इस टॉपिक पर निबंध लिखने का प्रयास किया है, तो उसके लिए आप बधाई के पात्र हैं। तो टॉपिक है राज्य के लिए भू कानून की आवश्यकता। 17 सितंबर को उन्होंने ये निबंध लिखा है। और स्टार्टिंग इन्होंने की है एक पंक्तियों से कि पहाड़ का पानी, पहाड़ की जवानी, पहाड़ के युवाओं के काम नहीं आ रही है। ये कोटेशन लिखा है। बाकी इसमें लिखा है प्रोफेसर डी पंत द्वारा ये कही गई है। तो चलिए, ये तो रही पंक्तियां। अब जो इन्होंने भूमिका दी है, मनुष्य द्वारा प्राचीन काल से ही अपने जीवन यापन हेतु निरंतर संघर्ष किया जाता रहा है, जिसके लिए मानव के पास संसाधनों का होना आवश्यक हो जाता है। चाहे इतिहास उठाकर देखें या फिर वर्तमान जितने भी युद्ध लड़े गए हैं, उनके पीछे मुख्य कारण संसाधन ही रहे हैं। जैसे रूस यूक्रेन के बीच युद्ध, यूरोपीय द्वारा भारत में लड़े गए युद्ध, और भूमि भी उन्हीं संसाधनों में से एक महत्वपूर्ण संसाधन समझी जाती है, जिसके लिए राज्य में एक सख्त भू कानून की मांग उठाई जा रही है तथा राज्य के लोग सड़कों पर आंदोलन करने को मजबूर हो चुके हैं। हालांकि राज्य में भू कानून 12 सितंबर 2023 से ही लागू है। इस पर चर्चा करने से पहले इसकी ऐतिहासिकता को समझने का प्रयास करते हैं। चलिए, राज्य में ब्रिटिश राज के दौरान तत्कालीन कमिश्नर जॉर्ज विलियम ट्रेल द्वारा राज्य में 1823 का 80 साला बंदोबस्त करवाया गया। इसी के माध्यम से यहाँ के निवासियों को यह पता चला कि राज्य में कृषि योग्य भूमि मात्र 23% ही है। जब राष्ट्र स्वतंत्र हो गया, उसके पश्चात उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा एक कानून लेकर आती है, जिसे उत्तर प्रदेश जमींदारी उन्मूलन अधिनियम 1950 के नाम से जाना गया। इस कानून में यह प्रावधान किया गया कि जितनी भी बेनाप या सरकारी भूमि है, उसके लिए प्रबंधन वितरण का अधिकार ग्राम पंचायतों को दे दिया गया तथा कोई भी व्यक्ति 12.5 एकड़ से ज़्यादा भूमि नहीं रख सकेगा। तो ये ZALR एक्ट की बात यहाँ पर इन्होंने की है। स्वतंत्रता के बाद यूपी सरकार द्वारा 1964 के दौरान पहला भू बंदोबस्त करवाया गया, जिसके लिए आंकड़े चौंकाने वाले ही, जिसमें बताया गया कि राज्य में 9% भूमि ही खेती योग्य है। राज्य गठन के बाद इन आंकड़ों को देखते हुए तत्कालीन मुख्यमंत्री श्री ND तिवारी जी द्वारा 12 सितंबर 2003 को राज्य में एक भू कानून लागू करते हैं। चलिए, ये हो गया। इस भू कानून में निम्न प्रावधान किए गए थे। राज्य में उक्त तिथि तक जिसने भी भूमि खरीद ली है, वह राज्य का भूमिधर कहलाएगा। जो भूमिधर नहीं है, उसके लिए भूमि खरीद की 500 वर्ग मीटर की एक सीमा तय कर दी गई। इससे ज़्यादा वो भूमि नहीं खरीद सकेगा, परंतु इस कानून की धारा 2 के तहत ये नियमों शर्तें नगर निकायों पर लागू नहीं होंगी। कानून में समय के साथ साथ संशोधन किए गए। वर्ष 2018 में राज्य सरकार द्वारा एक संशोधन फिर किया गया कि राज्य में औद्योगिक प्रयोजन हेतु जमीन की खरीद की सीमा को खत्म कर दिया गया। कानून में इतना लचीलापन हो जाने के से राज्य में बड़े स्तर पर भूमि की खरीद फरोख्त चालू हो गई, जिस कारण एक अनौपचारिक आंकड़ों के अनुसार राज्य में कृषि योग्य भूमि जो 1823 में 23% थी, वह मात्र 4% तक रह जाने की संभावना जताई जा रही है। घटती कृषि भूमि एवं कम होती राज्य के संसाधनों को ध्यान में रखते हुए राज्य के लोग इन कानूनों में सख्ती की मांग कर रहे हैं। उनका कहना है कि राज्य में हिमाचल की तर्ज पर कानून बने। अगर राज्य में इसकी आवश्यकता के पहलू पर चर्चा करें, तो राज्य के प्राकृतिक संसाधनों व पर्यावरण की क्षति को रोका जाएगा। राज्य के लोगों को राज्य के संसाधनों का लाभ मिल सकेगा, क्योंकि वर्तमान परिदृश्य में बाहरी लोग यहां आकर बिना किसी रोक टोक के जमीनें खरीद रहे हैं और अपना व्यापार स्थापित कर रहे हैं। यहाँ युवा
वह केवल श्रमिक बन कर रह चुका है, क्योंकि जल हमारा, जंगल हमारी, जमीन हमारी, फिर भी इस प्रकार के हालात देखने को मिल रहे हैं। राज्य सरकार द्वारा निर्मित कानून में अगर धारा 2 को समाप्त कर दिया जाए, वह बेनाम भूमि का अधिकार ग्राम पंचायतों को दे दिया जाए, तो शायद यह कानून मजबूत हो सकेगा और राज्य में चल रहा भू कारोबार खत्म किया जा सकेगा। इसके साथ ही राज्य सरकार को भूमि खरीद की सीमा को कम किया जाना चाहिए। प्रदेश में घटती कृषि जोतें कहीं न कहीं एक चिंता का विषय बनता जा रहा है। वास्तव में वर्तमान स्थिति को देखते हुए राज्य में एक सख्त भू कानून की आवश्यकता है। आशा है कि सरकार इस ओर अपना ध्यान केंद्रित करेगी और जल्द ही एक सख्त भू कानून निर्मित करेगी। तो ये निबंध इनके द्वारा लिखा गया है। अब इसका हम एनालिसिस करेंगे, उससे पहले कुछ डेटास को हम देखेंगे। चलिए कुछ महत्वपूर्ण बिंदु हैं जो उत्तराखंड में भू कानून से संबंधित हैं, वो आपकी आगामी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए भी महत्वपूर्ण होंगे, उनको हम देख लेते हैं क्या है। देखिए, उत्तराखंड में भूमि कानून से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं, उनको हम देखते हैं वो क्या है। इसमें उत्तराखंड में भूमि कानून से संबंधित जो बातें हैं वो आपके स्क्रीन पे है। देखिए, तो उत्तराखंड में भूमि कानून से संबंधित कुछ जो बातें हैं उन पर हम नज़र दौड़ाते हैं, उसके बाद इस निबंध की हम व्याख्या करने का प्रयास करेंगे। देखिए, उत्तराखंड में भूमि कानून को कड़ा बनाने की मांग जो है वो लंबे समय से की जा रही है। आप जानते हैं, उत्तराखंड में भूमि के स्वामित्व रखने, पट्टे देने का नियामक कानून बनाने को बीएचयू कानून कहा जाता है। उत्तराखंड में भूमि खरीद फरोख्त पर अंकुश लगाने के लिए कई बार कोशिशें की गई हैं। उत्तराखंड में भूमि खरीदने से पहले व्यक्ति का सत्यापन जरूरी होगा भू कानून के अनुसार। इसके अलावा उत्तराखंड में मूल निवासी प्रमाण पत्र जारी करने के मानक तय करने के लिए एक हाई लेवल कमेटी बनाई गई है। उत्तराखंड में भारतीय नागरिकों और एनआरआई दोनों को करीबन 1.25 वर्ग मीटर भूमि तक गैर कृषि भूमि जो है वो खरीद सकते हैं। उत्तराखंड में कृषि भूमि खरीदने पर सशर्त जो है प्रतिबंध है। उत्तराखंड में चिकित्सा और स्वास्थ्य औद्योगिक उपयोग के लिए जमीन खरीदने के लिए सरकार की अनुमति लेनी होती है। उत्तराखंड में भूमि स्वामित्व से संबंधित जो चर्चाएं आई उनका इतिहास हम देखते हैं। उत्तराखंड राज्य बनने के बाद 9 नवंबर 2000 को उत्तराखंड राज्य की स्थापना हुई। 2002 में एक नियम बनाया गया कि अन्य राज्यों के लोग उत्तराखंड में केवल 500 वर्ग मीटर तक ही जमीन खरीद सकते हैं और 2007 में सीमा को 500 वर्ग मीटर से घटाकर 250 वर्ग मीटर कर दिया गया। इसके अनुसार किसी राज्य का निवासी उत्तराखंड में अधिकतम 250 वर्ग मीटर कृषि भूमि ही खरीद सकता था। 6 अक्टूबर 2018 को राज्य सरकार द्वारा जारी एक नए अध्यादेश के अनुसार उत्तर प्रदेश जमींदारी उन्मूलन और भूमि सुधार अधिनियम 1950 में संशोधन किया गया। 143 और 154 को जोड़ने के लिए संशोधित किया गया, जिससे नेक्स्ट खरीदी जा सकने वाली भूमि के आकार की सीमा हटा दी गई। राज्य में भू कानून की आवश्यकता क्यों है उस पर देखते हैं। देखिए, सांस्कृतिक विरासत के संरक्षण के लिए राज्य में भूमि कानून की आवश्यकता है। तो ये बिंदु है कि यह सुनिश्चित करना कि उत्तराखंड राज्य के पहाड़ी लोगों की सांस्कृतिक पहचान, परंपराएं, खान पान, पहनावा, जीवन शैली सुरक्षित और संरक्षित रहे। बाहरी लोगों द्वारा अप्रतिबंधित भूमि खरीद के कारण तेजी से हो रहे सांस्कृतिक परिवर्तनों और पारंपरिक मूल्यों के शरण को रोकना। दूसरा, रोजगार के अवसरों को बढ़ाना। स्थानीय स्वामित्व वाले और संचालित व्यवसायों को प्रोत्साहित करके उत्तराखंड के लोगों के लिए रोजगार के अवसरों को बढ़ाना है। सुनिश्चित कर रहे हैं कि संस्थान का स्वामित्व राज्य की आबादी के अनुरूप हो, जिससे निवासियों के लिए अधिक रोजगार सृजित हो। तो ये आवश्यकताएं हैं। और देखते हैं, एक है प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण। देखिए, उत्तराखंड में प्राकृतिक जो संसाधन हैं, जंगलों और वन्यजीवों के आवासों के लिए संरक्षण के लिए बाहरी लोगों द्वारा अनियंत्रित भूमि
अधिग्रहण को रोका जाना चाहिए। निवासियों को अपने राज्य के विकास और भूमि उपयोग नीतियों में अपनी बात को सक्षम बना रखने में सक्षम बनाए। उत्तराखंड की भूमि की रक्षा करना। और विवाद और आलोचनाएं इसकी क्या है, प्रतिबंधात्मक पर बहस यह है कि आलोचकों का तर्क है कि भूमि कानून के कड़े प्रावधान आर्थिक दृष्टि और विकास में बाधा डालते हैं। राज्य में निवेश के अवसरों में बाधा डालने वाले कानून के बारे में चिंता व्यक्त की गई। भेदभाव संबंधित चिंताएं जो हैं, कुछ लोग गैर निवासियों के विरुद्ध संभावित भेदभाव के बारे में चिंता व्यक्त करते हैं, जिससे विविधता प्रभावित हो सकती है। अधिवक्ता जनसांख्यिकीय बदलावों को रोकने और सांस्कृतिक परिदृश्य को संरक्षित करने के लिए ऐसे उपायों की आवश्यकता पर बल देते हैं। निष्कर्ष के तौर पर हम कह सकते हैं, जो हमारा कंक्लूजन है, भू कानून का उद्देश्य विकास की आवश्यकताओं और उत्तराखंड की अनूठी सांस्कृतिक पर्यावरण के संरक्षण के लिए संतुलन बनाता है। स्थानीय आबादी और राज्य के प्राकृतिक संसाधनों की भलाई सुनिश्चित करते हुए न्याय संगत और त्वरित विकास पर ध्यान केंद्रित करना है। तो ये रहा कुछ प्रमुख बिंदु भू कानून के बारे में राज्य में। अब हम इस निबंध की एक देखिए, जैसा कि इस निबंध में लिखा गया है, स्टार्टिंग से हम थोड़ा एनालाइज करेंगे थोड़ा सी। देखिए ये है, स्टार्टिंग में जो पंक्ति लिखी गई है वो प्रोफेसर डी पंत द्वारा कही गई है, ऐसा इन्होंने बताया है, लेकिन उस पंक्ति के बारे में इन्होंने कोई भी व्याख्या यहाँ पर नहीं की। इस पंक्ति से जोड़ते हुए स्टार्टिंग करते जो कि भू कानून को लेट करता, तो ये पंक्ति आपकी एक सार्थकता इसकी यहाँ पर लगती। तो यहाँ पर भूमि संबंधित कुछ नहीं है, पहाड़ का पानी को अगर आप थोड़ा सी व्याख्या करें इसकी, तब माना जा सकता है। हालांकि मैं इन पंक्तियों के बारे में नहीं कह सकता कि पंक्ति वास्तव में डीडी पंत की है, क्योंकि मैं भी सुनते आ रहा हूँ, मैंने नेट में भी सर्च किया इसके बारे में, ये डीडी पंत द्वारा ही कही गई है। हालांकि इस पर कोई विवाद नहीं होना चाहिए, निबंध के मसले पर काफ़ी अच्छे से स्टार्ट किया ना हो, लेकिन थोड़ा इसकी आपको यहाँ पर व्याख्या करनी आवश्यक है। अगर आप पंक्तियाँ लिख रहे हैं उसको वहाँ से आगे बढ़ाना चाहिए था। तो चलिए, स्टार्टिंग में जो ये भूमिका इन्होंने लिखी है तो बहुत अच्छा लिखा है। और रूस यूक्रेन युद्ध का जो इन्होंने यहाँ पर डाला गया वो भूमि के संबंध में डाला गया, भूमि के कारण जो लड़ाइयाँ होती थी वो डाला गया। उसके बाद इन्होंने एक कानून की बात कही, ये हालांकि ये संशोधन था यहाँ पर 12 सितंबर 2003 का, आपको ये नेट पे मिल जाएगा गवर्नमेंट ऑफ उत्तराखंड की वेबसाइट में, वो बात कही गई। बाकी डेटा इन्होंने बहुत अच्छे डाले हैं, जो जॉर्ज विलियम ट्रेल से लेके वर्तमान तक के पूरा आपने देखा। थोड़ा सी यहाँ पर भू कानून की आवश्यकता पर लिखना आवश्यक है। ये धाराएं अगर आप नहीं भी लिखेंगे, क्योंकि एग्जामिनर हर कोई धारा पढ़ के नहीं बैठता, लेकिन धाराएं आप लिख रहे हैं तो सही हो, ताकि नेट में भी वो उसको चेक करे तो वो एकदम सही आए। अच्छा निबंध है, इन्होंने काफ़ी वर्कआउट किया इस पर। थोड़ा इसके सांस्कृतिक और पर्यावरण के पहलू और आर्थिक पहलू इसमें समायोजित किए जाने थे, ऐड किए जाने थे। और लास्ट में जो इन्होंने लिखा है कि घटती कृषि जोतें जल्द ही एक निर्मित करेगी, आशा है एक निर्मित करेगी। तो आपको पहले तो ये मालूम होना चाहिए, ये मुद्दा ज्वलंत है और सरकार इस पर निरंतर कार्य कर रही है, और सरकार ने इस पर कमेटी बना रखी है, और जल्द ही सरकार एक भूमि कानून लाने वाली। हो सकता है आपके एग्जाम तक कोई कानून बन के आ जाए और वो गजट में प्रकाशित हो जाए। तो आशा है कि सरकार कोई भू कानून निर्मित करेगी, ये लिखना आवश्यक नहीं है। कंक्लूजन ये है, सरकार को आप से अपेक्षा नहीं कर सकते निबंध में, उसमें आपको समाज को, देश को, सबको साथ लेके चलना है। तो सरकार को उम्मीद है कि जल्द ही ऐसा कानून आएगा, ऐसा लिख सकते हैं, क्योंकि आप आशाएं रख रहे हैं, क्योंकि आप लोक सेवक बनने वाले हैं। तो आपको 2-3 चीज़ों को कभी भी गलत नहीं साबित करना है, एक तो सरकार, एक फौज और एक महात्मा गांधी जी। ये 3 चीज़ें कभी भी आप डायरेक्ट इन पर आलोचना नहीं कर सकते, एक लोक सेवक होने के नाते और एक निबंध लेखक के नाते, विशेषकर प्रतियोगी परीक्षाओं में। तो आप आशा है लिख रहे हैं, तो उम्मीद जता रहे हैं, क्योंकि आप ये बनने वाला है, तो उम्मीद जताने वाला कंक्लूजन थोड़ा सी आपका आपके निबंध को कम करता है। स्टार्टिंग आपकी अच्छी है, लेकिन ये जो आपने पंक्तियां लिखी उनको और अच्छे से यहाँ पर प्रस्तुत किया जाना चाहिए, क्योंकि एक जुड़ाव होना चाहिए हर पंक्ति का, पहली पैराग्राफ का दूसरे पैराग्राफ से।
तो डेटा आपने नेट से ढूंढ के अच्छा लिखा है और उम्मीद करते हैं इतना डेटा आप लिख पाएँ परीक्षा भवन के अंदर, क्योंकि इतना डेटा लिख पाना वहाँ पर, क्योंकि आप एक यही टॉपिक तैयार करके नहीं जाएंगे, बहुत से टॉपिक आप तैयार करके जाएंगे। तो आप देखिए पहले इसके भू कानून की आवश्यकता, आवश्यकता कह रहे हैं तो आवश्यकता, देखिए शब्दों का अर्थ समझिए। भू कानून की आवश्यकता, आवश्यकता क्यों है? ठीक, आवश्यकता के लिए लाभ देखिए, पहले हानि देखिए, दूसरा देखिए उसका इतिहास, इतिहास आपने अच्छा लिखा है भू कानून का, लाभ हानि क्या क्या फायदा हो सकता है, और अपना कंक्लूजन उसमें दीजिए। लाभ हानि में आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक पहलू दीजिए, प्राकृतिक पहलू दीजिए, और हानि में दीजिए जैसे कि आर्थिक विकास प्रभावित हो सकता है, या कि जो बाहर के निवेशक हैं वो सख्त भू कानून के कारण यहाँ पर निवेश करने से डर सकते हैं। चूंकि भारत विविधताओं का देश है, एक विविधताओं में कमी आ सकती है, इस प्रकार के आप अपने कंक्लूजन दे सकते हैं। तो ऐसा कंक्लूजन आपको देना है कि जल्द ही ऐसा कानून आए जिससे कि उत्तराखंड के लोगों के आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक हितों के साथ साथ देश के साथ सामाजिक विविधता और समरसता देश के अन्य भागों से बनी रहे और उत्तराखंड राज्य प्रगति के पथ पर अग्रसर हो। इस प्रकार का आप एंडिंग देंगे तो आपके निबंध में 4 चांद लग जाएंगे। तो इसमें आपको अगर आउट ऑफ 50 नंबर दिए जाएं तो आपके नंबर कम से कम इसमें 27-28 नंबर आपके आ जाएंगे। अगर आपने कंक्लूजन और स्टार्टिंग अच्छी दी होती तो आपके नंबर यहाँ पर 35 से 39 तक बन सकते थे। तो फिलहाल ये मेरा रिव्यू है। उम्मीद करते हैं आप इस तरह से अच्छे से निबंध लिखते रहेंगे और हमें भेजते रहेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। टेलीग्राम चैनल से जुड़ने के लिए उसका लिंक आपको हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ आप अपना निबंध भेज सकते हैं। हम अगर समय मिलता ही हम कोशिश करेंगे कि आपका निबंध भी हम थोड़ा सा मूल्यांकन करने का प्रयास करें। बहुत बहुत धन्यवाद।